Paper 5 Planning Question 2 November 2014 Variant 52. Question 2. A solder is an alloy of metals which is used to join other metal pieces together. A specialist solder that can be used to join together pieces of aluminum is made from a mixture by mass of 65% zinc, 20% aluminum and 15% copper. You are to plan an experimental procedure to confirm the composition of a powdered sample of the solder by adding reagents and then extracting from the mixture each of the following in sequence. पहले कॉपर मेटल निकालना है, फिर एल्यूमिनियम एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है और फिर जिंक एज जिंक हाइड्रोक्साइड निकालना है. You are provided with a sample of this solder with approximate mass of 4 grams, 1 mole per dm cube sulfuric acid and 1 mole per dm cube ammonia. No other reagent should be used. Standard laboratory equipment is available, including a balance accurate to 2 decimal places. Part A. Complete the flow chart below to show the order in which the reagents would be added to the solder to allow you to extract and separate the components as copper metal, aluminum hydroxide and zinc hydroxide. You are reminded that aqueous ammonia contains both the hydroxide and the complex forming molecule ammonia. Okay. अब पहले स्टेप में कॉपर मेटल निकालना है. आपके पास रिएजेंट्स दो ही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया, दैट्स इट. तो अब आप क्या करोगे, अब मेटल का रिएक्शन में अमोनिया तो नहीं होता, मेटल का रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड जरूर होता है. और आउट ऑफ दीज थ्री मेटल्स जिंक एंड एल्यूमिनियम आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. इस चीज को आपने रिकॉल करना है. इसको रिकॉल करके क्या याद आना चाहिए आपको कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक और एल्यूमिनियम दोनों रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट बनाकर डिसॉल्व हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट नहीं बनाएगा. कॉपर विल बी फाउंड एज कॉपर मेटल. तो स्टेप 1 में रिएजेंट्स एडेड एज H2SO4 aqueous. ठीक है. Substance present at the end of the reaction, aluminum sulfate, Al2SO4 thrice, ZnSO4 zinc sulfate and copper metal, copper solid. ठीक है. Substances removed by filtration if any. Out of these three, copper metal is the only solid, so substances removed by filtration is copper. This is step 1. Okay, now we have a solution of zinc sulfate and aluminum sulfate. अब reagent क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक तो डाल चुके हैं, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास. कौन सा reagent डालोगे, एक्वस अमोनिया. ठीक है. अब इसमें आपको एल्यूमिनियम आयंस और जिंक आयंस के रिएक्शन विद अमोनिया याद होने चाहिए. यू ऐड एक्वस अमोनिया. अब आपको ये याद होना चाहिए कि जिंक आयंस जो है वो एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, वो एक्सेस ऑफ NaOH में भी डिसॉल्व होते हैं. ठीक है. ये आपका AS में जो आपने प्रैक्टिकल के लिए याद किया था उससे है. लेकिन एल्यूमिनियम एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन एक्सेस ऑफ अमोनिया में नहीं डिसॉल्व होता. तो आप अमोनिया एक्सेस में डालोगे. जब एक्सेस में डालोगे, सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, आपके पास होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास होगा Zn2+ आयंस इन सोल्यूशन. क्योंकि ये डिसॉल्व क्यों होता है, वो कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व होता है. जब भी इन्होंने ऊपर मेंशन किया था कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल. ठीक है. तो फॉर नाउ वी विल जस्ट राइट जिंक एक्वस आयंस. ठीक है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाता है. और साथ में आपका होगा अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट आयंस कहाँ गए, राइट. NH4 ट्वाइस SO4 एक्वस. ये आपका, ये भी आपका सोल्यूशन में मौजूद है. सब्सटेंसेस रिमूव बाय फिल्ट्रेशन इफ एनी. आउट ऑफ दीज थ्री जो सॉलिड है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है सॉलिड. तो सब्सटेंसेस रिमूव्ड इज AlOH थ्राइस सॉलिड एंड दैट इज योर स्टेप 2. अब आपके पास स्टेप 3 में सिर्फ और सिर्फ जिंक आयंस इन सोल्यूशन और अमोनियम सल्फेट बचा है. ठीक है. रिएजेंट एडेड. अब आपने स्टेप 1 में सल्फ्यूरिक डाला था,
स्टेप 2 में अमोनिया डाला था, तो स्टेप 3 में वापस सल्फ्यूरिक ही डालोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और एजेंट है ही नहीं, ठीक है। बट अब जब आप डालोगे, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने सल्फ्यूरिक एक्सेस में कर दिया तो वापस जिंक सल्फेट बन जाएगा, जो कि एक्वस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उससे क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ अमोनिया वुड डिक्रीज, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रलाइज होगा, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में अमोनिया जो है वो जिंक के साथ जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है, विच इज अ प्रेसिपिटेट। अगेन रिकॉलिंग फ्रॉम योर एएस प्रैक्टिकल नॉलेज, जब अमोनिया को ड्रॉप वाइज डालते हो इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक तो प्रेसिपिटेट बनता है, और जब आप उसको एक्सेस में कर देते हो तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। तो हमें इतना कम कर देना है क्वांटिटी ऑफ अमोनिया कि वो प्रेसिपिटेट बन जाए। तो दिस टाइम सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी एडेड ड्रॉप वाइज, ठीक है। सब्सटेंसेस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अब होगा जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये होगा सॉलिड, और साथ में क्या होगा, अमोनियम सल्फेट, और ये होगा एक्वस। Substances removed by filtration, if any, this time zinc hydroxide will be removed. और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कॉपर मेटल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड और जिंक हाइड्रोक्साइड को रिमूव करोगे जस्ट बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्सेस इन स्टेप 1, ammonia in excess in step 2, and sulfuric acid again but drop wise in step 3. Okay, the next part of this question asks, for some of the steps in the procedure, you would need to be careful to add an appropriate quantity of a reagent. For each step of your procedure, explain why particular quantities of reagent should be chosen. Step 1 में H2SO4 in excess so that all of the Al and Zn metal present reacts, ठीक है। स्टेप 2 में अमोनिया in excess so that all of the Al3 positive ion present precipitates. Step 3, H2SO4 dropwise so that zinc hydroxide is able to precipitate out, ठीक है। ड्रॉप वाइज डालोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट होगा। ओके, नेक्स्ट, the aluminum hydroxide and zinc hydroxide have been extracted are difficult to dry, so it is better to convert them to their oxide. Describe how this would be done and how you would make sure each hydroxide has been completely converted into its oxide, ठीक है। By heating them to decompose, right? आपका मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, एक्वस, वो ऑन हीटिंग ड्राई हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और H2O गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। H2O गैस जो प्रोड्यूस होगी वो आपकी चली जाएगी और मेटल ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। हाउ वुड यू मेक श्योर ऑल ऑफ इट हैज बीन कन्वर्टेड? इसका जवाब होगा बाय हीटिंग द मेटल हाइड्रोक्साइड टू कांस्टेंट मास, ठीक है। ये जुमला याद रखना, हीटिंग टू कांस्टेंट मास। जब भी किसी चीज के लिए आपको ये कंफर्म करना है कि वो कंप्लीटली
ड्राई हो गया है या कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया है, तो यू विल से यू विल हीट इट टू कांस्टेंट मास। मीनिंग इसका मतलब क्या होता है, आप हीट करोगे, आप कूल करोगे, आप वे करोगे, आप रीहीट करोगे, आप रीकूल करोगे, आप रीवे करोगे, दोनों वेइंग्स में मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देन यू कैन से इट हैज बीन हीटेड टू कांस्टेंट मास। ठीक है। पार्ट डी, द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट is to confirm the composition of solder. When the experiment is carried out, state the measurements you would the measurement that would be taken, what you would do to the copper to make sure that the correct value is obtained. ठीक है, measurements क्या होंगे, mass of copper, mass of aluminum oxide and mass of zinc oxide. And how would you make sure that the copper mass of copper is correct? आपके 3 स्टेप्स है जो आपने याद रखना है, वॉश कॉपर विथ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, फिर वॉश विथ प्रोपेनॉन, ठीक है, अलाउ टू ड्राई इन एयर। जब आप पानी से धोगे तो जो भी उस पर सोल्यूशन लगा हुआ होगा वो धुल के हट जाएगा, जब आप प्रोपेनॉन से धोगे जितना पानी उस पर लगा हुआ है वो हट जाएगा। व्हेन यू अलाउ इट टू ड्राई इन एयर, प्रोपेनॉन वोलेटाइल है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड ड्राइड कॉपर मेटल। The next part says if the mass of aluminum oxide obtained was 1.5 grams, calculate the mass of aluminum that was present in the solder. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की बात हो रही है। 2 moles of aluminum produces 1 mole of Al2O3, ठीक है। मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, 2 into 27, ये होगा विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो 2 into 27 plus 3 into 16, this is 54, this is 54 plus 48, which is 102, तो 54 produces 102। इन्होंने क्या बोला, if the mass of aluminum oxide obtained was 1.5, ये 1.5 है, ठीक है। what mass of aluminum was present in the solder, तो कितने एल्यूमिनियम से ये बना, तो this would be 1.5 divided by 102 multiplied by 54, this gives us 0.792 grams, 3 significant figures, right, 0.792 grams। इस तरीके से आप mass of aluminum present in the solder निकालोगे। Last part says even if the experimental difficulties of extracting all of the copper from the mixture were overcome, it would be difficult to obtain an accurate mass of copper from the experiment. Suggest why? इसका suggestion आपके पास इन्होंने सवाल में ही बता दिया है, ठीक है। If you go back to the starting of this question, it says कि कॉपर किस क्वांटिटी में मौजूद है आपके पास, 15% ऑफ कॉपर, राइट, और मास ऑफ सोल्डर कितना है, 4 ग्राम्स, तो आपके पास 15% कॉपर मौजूद है इन 4 ग्राम्स ऑफ सोल्डर, तो 15 अपॉन 100 इंटू 4 विल गिव यू 0.6 grams of copper in total present in solder। इसका मास डेसिमल्स में है, it is not even in a single whole number, right, ठीक है। the total mass of copper present in the solder is so less that the percentage error in measuring it using a weighing balance will be quite significant।
ठीक है, इतना कम मास है कि अगर आप वेइंग बैलेंस यूज करोगे तो वेइंग बैलेंस यूज करने का जो एरर है वो ही बहुत सिग्निफिकेंट होगा। द परसेंटेज एरर ऑफ द weighing would be very much significant. So it is not possible to obtain an accurate mass of copper in this experiment. Reason being the mass of copper itself present in the solder is too small, too less.